करते हैं। ये चीज हमने की थी हमारी लास्ट क्लास में, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया था आपका। तो कोई भी, जैसे ये आपका कोई फंक्शन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि आप बार बार यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 टाइम्स इसको यूज करके दिखाया है अपने प्रोग्राम में। तो एक सिंपल एग्जांपल है ये, आप जब एक्चुअल सेंस में यूज करते हो तो इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके लिए हम नहीं यूज करते हैं ऐसा फंक्शन, कोई डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आपका फंक्शन होगा, उसको बार बार जहाँ यूज करना पड़ता है वहां पे हम यूज करते हैं। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आपका लिया था, जिसमें कि एक फंक्शन है आपका ए और बी वेरिएबल का। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें आपने कोई दो वैल्यूज मान लीजिए एंटर करवा ली हमने, एक्स और वाई। तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे जहाँ यूज करना है वहां मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमने फंक्शन कहाँ यूज करना होता है या कहाँ अपीयर होता है फंक्शन, आपका स्टेटमेंट फंक्शन राइट हैंड साइड पे अपीयर होता है। तो ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, इज इक्वल टू आपने फंक्शन लिखा है। तो फंक्शन का आपने जो भी स्टेटमेंट लिया है उस स्टेटमेंट में यहाँ आपने जो वेरिएबल्स लिखे हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे, आपके पुट हो जाएंगे। तो ये x और 0 क्या है, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, और a और b क्या है यहाँ पे आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आपके लोकल, आप लोकल वेरिएबल्स भी कह सकते हो इनको, जो कि किससे लोकल हैं, आपके सब प्रोग्राम में आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ये a और b यहाँ पे आपके डमी वेरिएबल्स हैं, और x0 जो आपके मेन प्रोग्राम में फंक्शन के ब्रैकेट में आपने जो लिखे हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ y और 0 लिखा है आपने सेकंड टाइम यूज करते हुए, तो ये y और 0 क्या है, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। और जब वैल्यू कैलकुलेट होगी उस समय y और 0 किसको रिप्लेस कर देंगे, a और b को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम टर्म आपकी यूज करते हैं कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स डमी आर्ग्यूमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो y और 0 किसको रिप्लेस करेंगे, a और b को रिप्लेस करेंगे। यहाँ a की वैल्यू पुट हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी किस फॉर्म में, y और 0 की फॉर्म में, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या बन जाएगा, फिर y2 की वैल्यू बन जाएगी, या y स्क्वायर ये जो भी है उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरह से आपका जो थर्ड वेरिएबल है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जैसे यहाँ निकालनी थी, तो आप क्या ले लिया आपने वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया है। तो ए की जगह पे एक्स पुट हो जाएगा और बी की जगह पे वाई पुट हो जाएगा। तो जो भी आप आर्गुमेंट यहाँ लिखोगे इस फंक्शन नेम के ब्रैकेट में, ये एफ क्या है, आपके फंक्शन का नेम है। जो हम कह रहे थे कि फंक्शन नेम लेते हैं, तो एफ है यहाँ पे आपके फंक्शन का नेम। आप एफ यू एन इस तरह से भी फंक्शन नेम ले सकते थे, एक सिंगल लेटर से भी आप ले सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप फंक्शन नेम चूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x2 y2 की वैल्यू आपने क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। ये x2 y2 हमने x2 प्लस y2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने की बजाय इसको इस तरह से लिखा है। तो मतलब क्या है, ये हमने नेम चूज किया है कि भाई हम इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू टाइप करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जिनके अंदर इनकी वैल्यू स्टोर हुई है उनके रिजल्ट्स यहाँ पे आपके प्रिंट होके आ जाएंगे जब आप इसे यूज करोगे कहीं पर भी। ठीक, तो इस एग्जाम्पल के साथ आई थिंक जो भी आपने टर्म्स पढ़ी थी वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसका क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल किसका है, आपका जो हमारा लास्ट पार्ट बच गया आपका, एक स्टेटमेंट फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन सब प्रोग्राम होता है। जब एक से ज्यादा लाइंस आपकी क्या हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे आपने फैक्टोरियल वाला एग्जांपल किया था, तो वहां पे जो फैक्टोरियल का फंक्शन था वो क्या था, आपका फंक्शन सब प्रोग्राम था, तो वहां पे आपने उसका सब प्रोग्राम बनाया था। तो मल्टी लाइन फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, सब प्रोग्राम कहलाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, जो इसका सिंटेक्स होता है वही आपकी जनरल फॉर्म होती है। तो किस तरह से आप इसे बनाते हो या क्या इसकी सिंटेक्स होता है। आप यहाँ क्या लिखा हमने, टाइप लिखा। टाइप, यहाँ पे टाइप का मीनिंग क्या है आपका, जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन की नेचर क्या है, वो इंटीजर टाइप का है, रियल टाइप का है, लॉजिकल टाइप का है, ये इसका ये मीनिंग है आपके टाइप का। ठीक है, तो टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज रियल, इंटीजर, या फिर जो भी आपकी टाइप है।
और दूसरी चीज ये ऑप्शनल होता है, तो हम यहाँ पे टाइप यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। हम सीधे फंक्शन नेम से भी शुरुआत कर सकते थे टाइप बताए बिना। ठीक है, तो टाइप आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है टाइप बताना। इस टाइप की जगह पे आप या तो रियल लिखोगे या इंटीजर लिखोगे या कैरेक्टर लिखोगे या लॉजिकल लिखोगे, ये चीज आती है यहाँ पे टाइप की जगह पे। फिर क्या है हमारा फंक्शन नेम, तो जो भी फंक्शन का नाम आप चूज करोगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका। उसके बाद और ब्रैकेट में क्या है आपके पास का कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, A1 A2 A3 आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कि किसके आर्ग्यूमेंट हैं, आपके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज आपकी है कि ये कोई सब्सक्रिप्टेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये कैसे हैं, नॉन सब्सक्रिप्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स की तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ स्पेशली मेंशन भी कर दिया है कि भाई आप जहां सब प्रोग्राम बना रहे होते हो वहां पे आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हो वो क्या होते हैं, आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कैपिटल के लिया हुआ है, यहाँ पे कोई के होगा इस वजह से लिया है, या आपका ए के, ये मैंने बुक में से आपका वैसे ही एज सच ही यहाँ पे टाइप कर दिया, तो यहाँ पे ये के यहाँ पे बीच में आता आपका कैपिटल के। ठीक है, तो कैपिटल के आपका कहीं भी यूज किया हुआ होगा ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर आपकी कुछ लाइंस होंगी, उसके बाद में आपका फंक्शन, जो आपका फंक्शन नेम आपने चूज किया है ना, उस नेम से आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की हुई होगी कुछ नंबर ऑफ लाइंस के बाद, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। जहां कहीं भी आप वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसके बाद में आपने क्या यूज किया है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, सब प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार भी आ सकती है आपकी। ठीक है, हम बिल्कुल एक ही आपका सेट हो कुछ इंस्ट्रक्शंस का, उसके लिए फिर हम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे आपका जो भी सब प्रोग्राम है उस सब प्रोग्राम में से आपकी दो वैल्यूज आपकी मेन प्रोग्राम में मुझे रिटर्न करवानी है, या दो तरह से मैं उसको यूज करने वाली हूँ मेन प्रोग्राम में, तो हम मल्टीपल टाइम्स रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जो कि क्या बताती है, लॉजिकल एंड बताती है, और इस एंड का मतलब है फिजिकल एंड। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सब प्रोग्राम फिनिश हो गया। और ये जो बीच में आपने रिटर्न स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनका सिंपल मीनिंग है कि कोई एक लॉजिक था, वो लॉजिक यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद आपने फिर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी, फिर से आपने कुछ इवैल्यूएशन की, नेम के अंदर जो भी फंक्शन नेम है उसके अंदर इवैल्यूएशन की, और उसकी वैल्यू फिर क्या करवा दी आपने, रिटर्न करवा दी। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, कोई दूसरा आपका लॉजिक फिनिश हो रहा है। तो रिटर्न्स का मतलब है कि लॉजिकल एंड हो रहा है आपका, और एंड का मतलब है फिजिकल एंड। तो ये क्या है, आपका सिंटेक्स है। आपकी ये बीच के स्टेटमेंट्स ना आके सीधे रिटर्न के बाद एंड, एक आपके रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी आपका सब प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि हम रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं किसी सब प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई फंक्शन सब प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें कि आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ हो, एरिया आपने निकाला हो ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स आपको पहले से दी हुई हो A B और C की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, सब प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसलिए हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन सब प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने टाइप भी यूज कर लिया है कि भाई जो हमारा फंक्शन है एरिया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रियल है उसकी नेचर। तो एरिया की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, अगर मान लीजिए 50 आती है तो वो लिखेगा कैसे, उसको 50.0 लिखेगा, क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया है कि एरिया कैसा है हमारा, रियल उसकी वैल्यू होगी, उसकी टाइप रियल है। तो ये टाइप बिना डिफाइन किए आप सीधे फंक्शन से भी शुरू कर सकते थे, या यहाँ पे फंक्शन सब प्रोग्राम भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ रियल लिख दिया हमने टाइप, ये फंक्शन आपका जैसे अपीयर हो रहा था फंक्शन, ये फंक्शन ऐसे ही अपीयर होगा। उसके बाद में हमने क्या लिया है यहाँ पे, एरिया, फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट में हमने क्या लिए हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स A B और C। ये क्या है, हमारे सब प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप जब आपके पास साइड्स दी हुई होती हैं तो आप क्या करते हैं, पहले s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 पे 2 से डिवाइड करके ये वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका एक दूसरा वेरिएबल नेम चूज किया है कंप्यूटेशन के लिए, कि भाई हमने एक चीज निकाली है, कैसे निकाली है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, अंडर रूट के साथ ये आपके टर्म वहां पे आती है फॉर्मूले में, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और उसका क्या करना होता है, आपको फिर अंडर रूट निकालना होता है। तो एरिया की वैल्यू इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने निकाल दी कि भाई जो आपका वेरिएबल है कंप्यूटेशंस का,
उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो स्क्वायर रूट के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आपका बिल्ट इन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। SQRT क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, एरिया की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो आप कोई दूसरा फंक्शन, कोई दूसरा सब प्रोग्राम का फंक्शन भी यूज कर सकते हो अपने सब प्रोग्राम में, और कोई दूसरा बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। ये भी इसी तरह का आपका एग्जांपल था। एरिया की वैल्यू हो गई है कैलकुलेट, उसके बाद हमने रिटर्न लिखा और फिर क्या लिखा, एंड लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एग्जांपल में क्या होगा। जो हमारा फंक्शन है एरिया, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स रिजल्ट ऑफ टाइप रियल। तो रियल टाइप इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आपका रिटर्न होगा। और एबीसी हमारे जो आर्ग्यूमेंट हैं, ये आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं, डमी आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। दिस फंक्शन कैन नाउ बी रेफर्ड टू इन स्टेटमेंट सच एज, हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा उसमें किस तरह से अपीयर होंगे या किस तरह से इसका हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमने बना लिया आपका कोई भी सब प्रोग्राम। उसके बाद जो आपका मेन प्रोग्राम था, ये उसकी दो आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। एक जगह आपने कुछ टोटल निकाला है जिसमें कि आपके एरिया का सम है, तो हमने ये एक एरिया लिखा, उसके ब्रैकेट में क्या लिख दिए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए। ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जब ये कैलकुलेशन होगी उस समय एबीसी को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से एक दूसरा टर्म भी है हमारा, दूसरा आपका टर्म है, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स ले लिए एक्स वाई जेड। तो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है जो कि कांस्टेंट्स की फॉर्म में है, तो कांस्टेंट्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके आर्ग्यूमेंट जब आप मेन प्रोग्राम में यूज करोगे, और दूसरे आपके वेरिएबल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो एक्स वाई जेड आपके कोई वेरिएबल हैं जिनको कि आप अपने मेन प्रोग्राम में डिफाइन करोगे या उनके अंदर इनपुट उसकी करोगे, इनपुट दोगे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे सीधे एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले ही लिख दी है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। और एबीसी डमी आर्ग्यूमेंट्स थे। तो डमी आर्ग्यूमेंट्स को ये क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। इसी तरह से ये कोई दूसरा हमारा टर्म है रेशियो, जिसमें क्या निकाला है हमने, एरिया निकाला है। और एरिया के जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, वो किस तरह के हैं, कॉस ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y और स्क्वायर रूट ऑफ t। तो ये क्या है आपके, देखिए तीन डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो हमने यूज किए आपके सब प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में। तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं सब प्रोग्राम को। ठीक है, और यहाँ फिर से आपने एरिया लिखा है, यहाँ पे आपका 5.0 कोई कांस्टेंट वैल्यू है और z और w कोई आपके वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में इनपुट करोगे। ठीक, तो ये इस तरह अपीयर होता है आपके मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्टेटमेंट की तरह से, जैसे स्टेटमेंट फंक्शन अपीयर होता है, अपीयर तो ये भी उसी तरह से होता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो एक सिंगल लाइन का कैलकुलेशन नहीं है, हमें 3-4 लाइंस की वहां पे जरूरत थी। तो ये जो 3 लाइन हमने लिखी है, ये इनकी आपको जरूरत थी, तो ये इस वजह से ये क्या कहलाएगा, फिर आपका सब प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ जैसे हमने वहां पे पढ़े थे आपके सर्टेन पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान में रखना होता है जब कभी भी हम कोई सब प्रोग्राम यूज कर रहे हो या फंक्शन यूज कर रहे हो। तो उसी तरह के कुछ आपके पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स आप देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एवरी फंक्शन सब प्रोग्राम इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, आप जब कोई भी प्रोग्राम बनाओगे सब प्रोग्राम और उसे जब मेन प्रोग्राम में यूज करोगे, उसको एक वैल्यू आपकी रिटर्न करनी ही करनी होती है। ठीक है, एट मोस्ट वन वैल्यू, हमने कहा था कि एट मोस्ट वन वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन सब प्रोग्राम। ठीक है, उसी चीज को आपका लिखा गया है दूसरी लैंग्वेज में, एवरी फंक्शन सब प्रोग्राम इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, दैट इज इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ऐसा ना हो कि कोई एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सब प्रोग्राम के साथ। एक ही वैल्यू आपकी रिटर्न होती है एक बार में। ठीक है, आप दोबारा यूज करोगे तो कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न होगी, तीसरी बार यूज करोगे फिर वैल्यू रिटर्न होगी, बट एट अ टाइम अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है हमारा सब प्रोग्राम। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन सब प्रोग्राम।
जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसमें हम क्या करते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन पीछे नहीं दी हुई थी हमारी, ये यहाँ पे आपका बताया हुआ है कि जो फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन की स्टेटमेंट देते हैं। उस फंक्शन में उस फंक्शन का नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है और उसके आर्ग्यूमेंट क्या है, ये चीजें हम वहां डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन स्टेटमेंट कहलाएगी वो, जिसके अंदर हम उसकी टाइप, उसका नाम और उसके डमी आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करते हैं पहली स्टेटमेंट में। तो फंक्शन सब प्रोग्राम की पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, आपकी फंक्शन स्टेटमेंट कहलाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, इन केस टाइप ऑफ फंक्शन नेम इज नॉट डिफाइंड। अगर हमने मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे हमने टाइप नहीं डिफाइन की है। ठीक है, इन केस टाइप ऑफ फंक्शन नेम इज नॉट डिफाइंड, या तो आप टाइप डिफाइन कर दो, और अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो जैसे वेरिएबल नेम्स के आपका वेरिएबल नेम्स का बाय डिफॉल्ट चूज होता है रियल या इंटीजर, उसी तरह से आपका जो कंपाइलर है वो उसको अज्यूम करेगा रियल या इंटीजर, किस पे डिपेंड करते हुए, फर्स्ट लेटर पे डिपेंड करते हुए। अगर आपके फंक्शन का नाम आई से लेके एन, आई जे के एल एन एन इन लेटर से शुरू हो रहा होगा तो वो उसे इंटीजर टाइप पढ़ेगा, और इसके अलावा किसी भी दूसरे अल्फाबेट से शुरू हो रहा होगा तो वो उनको रियल टाइप का पढ़ेगा। ठीक है, या तो आप टाइप डिफाइन करो, नहीं करोगे तो जैसे वेरिएबल नेम्स के लिए बाय डिफॉल्ट आपकी एक चॉइस होती है, उसी तरह से कंपाइलर उसकी टाइप को रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ फंक्शन सब प्रोग्राम। हमने फंक्शन का एक नाम चूज किया था, तो उसके लिए कौन से आपके रूल्स हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के रूल्स जो हम वेरिएबल्स का नेम चूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम जो आपके अलाउडेड पैरामीटर्स है ना, अलाउडेड हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम कौन कौन से अल्फाबेट्स, नंबर्स इनको यूज कर सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कुछ जिन्हें हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, वही हम यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन का नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे सिंपल उसी तरह से चूज कर सकते हैं, लेकिन वो नाम आपका डिफरेंट होना चाहिए, किससे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन से। जैसे आपका एब्सोल्यूट के लिए ABS है, तो हम ABS नहीं ले सकते किसी फंक्शन सब प्रोग्राम का नाम, या फिर स्क्वायर रूट के लिए SQRT आप यूज करते हो, तो SQRT आप किसी दूसरे फंक्शन सब प्रोग्राम का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, एंड साथ ही साथ द नेम ऑफ मेन प्रोग्राम, अगर आपने अपने मेन प्रोग्राम को कोई नाम दिया है तो वो नेम भी आप नहीं लिख सकते हैं, किसके लिए नहीं ले सकते, फंक्शन सब प्रोग्राम के लिए नहीं ले सकते, या फिर कोई दूसरे सब प्रोग्राम्स आपके अटैच हैं उसी मेन प्रोग्राम से, उनको भी उनका नाम भी आप नहीं चूज कर सकते। तो मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने 4 या 5 सब प्रोग्राम्स बनाए हैं मेन प्रोग्राम में यूज करने के लिए, एक प्रोग्राम में यूज करने के लिए, तो उन चारों पांचों का जो नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए, आपस में भी डिफरेंट होना चाहिए, मेन प्रोग्राम के नेम से भी डिफरेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं उनसे भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और इसके अलावा एक और चीज हमने यानी कि द नेम ऑफ एनी कॉमन ब्लॉक यूज्ड इन प्रोग्राम। अगर आपका कोई कॉमन ब्लॉक का मतलब है कुछ आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ आपकी 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, उसको हम ब्लॉक कह रहे हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के लिए अगर आपने कोई नेम चूज किया है तो उस नेम से भी वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो यूनिक होना चाहिए, दूसरों से आपका उस मैच नहीं होना चाहिए, आप सेम नेम नहीं यूज करोगे। ठीक है, डमी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा ना हो कि वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हो। लास्ट क्लास में मैंने ये बात आपको समझाई थी, व्हाट इज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, जो आप एरेज में यूज करते हैं, एरे के ब्रैकेट में जो लिखते हैं A × I, वो होता है आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, जिसकी मदद से फिर आप A1, A2, A3 या फिर X1 की वैल्यू ये है, X2 की वैल्यू ये है, X3 की वैल्यू ये है, इस तरह से उसको रीड करते हो, वो क्या कहलाता है, आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, आई वहां पे इंडेक्स होता है, यहाँ आई इंडेक्स नहीं है, A1, A2, A3 जो आप लिख रहे हो यहाँ पे आई इंडेक्स नहीं है, ये आपके जो 10 नंबर हैं, आप A से ही सबको डिफाइन करना चाहते हो, तो A1, A2, A3, A4 आपने उनको नाम दे दिया है, वो चीज है यहाँ पे, ये नॉन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
या फिर जो आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एरे का नेम वहां पे यूज कर रहे हो। एरे का नेम विदाउट सब्सक्रिप्ट वो भी हम नहीं यूज कर सकते डमी आर्ग्यूमेंट की जगह पे, ठीक है। और आपके सब प्रोग्राम का नाम भी हम नहीं ले सकते हैं एज डमी आर्ग्यूमेंट। लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं हम उन्हें भी नहीं ले सकते हैं डमी आर्ग्यूमेंट्स की तरह से। ये स्टेटमेंट मैंने आपकी जो वर्ड्स बोल दिए आई थिंक गलत बोल दिए हैं। मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे अभी एक एग्जांपल हमने रीड किया था, एग्जांपल में हमने क्या यूज किया था, किसी दूसरे फंक्शन का जो नाम है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने क्या लिखा था, cos x लिखा था। cos क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है, तो हम कोई डिफरेंट फंक्शन चूज कर सकते हैं डमी आर्ग्यूमेंट्स की तरह से। बट जो नॉट मैंने लगाया है वो नॉट किसके लिए है, नॉन सब्सक्रिप्टेड के लिए है, कि भाई सब्सक्रिप्टेड आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं, नॉन सब्सक्रिप्टेड आर्ग्यूमेंट हमें लेने होते हैं। एरेज की तरह से हमें आर्ग्यूमेंट नहीं लेने होते। तो अगर कोई एरे का नेम है वो भी आपका आ सकता है किसमें, इसके डमी आर्ग्यूमेंट्स में, या फिर कोई सब प्रोग्राम है, दूसरा सब प्रोग्राम है, आपने किसी नेम से कोई दूसरा सब प्रोग्राम बनाया है, जैसे फैक्टोरियल आपने बनाया था। फैक्टोरियल एक ऐसा आपका सब प्रोग्राम है जिसको कि आप किसी दूसरे सब प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो। तो फैक्ट आप यूज कर सकते हो एज आर डमी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और लाइब्रेरी फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो एज डमी आर्ग्यूमेंट। Now, when a function name or a subprogram name is used as a dummy argument, ठीक है, ये हमने अभी भी बात कही, ये यही वाली चीज मैं आपको बता रही थी कि कोई फंक्शन का नाम या किसी सब प्रोग्राम का नाम हम अगर कैसे यूज कर रहे हैं, डमी आर्ग्यूमेंट की तरह से यूज कर रहे हैं, then it is necessary to list this name using an external statement in the calling program। इसका मतलब क्या है, अगर कोई डिफरेंट फंक्शन नेम या फिर कोई सब प्रोग्राम का नेम आप यूज करने वाले हो अपने आर्ग्यूमेंट में, तो वो फंक्शन या वो सब प्रोग्राम आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए आपके मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे सब प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं या किसी स्टेटमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसे आपने डिफाइन ना किया हो अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक। तो अगर मल्टीपल सब प्रोग्राम्स मल्टीपल बनाना है, आपको नेस्टेड बनाना है, तो उस नेस्ट में जितने भी स्टेटमेंट फंक्शन या आपका सब प्रोग्राम यूज होने वाला है वो सारे के सारे अपीयर होने चाहिए आपके उसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे एक लिखते हो आप सब प्रोग्राम, इसी तरह से बाकी के सारे सब प्रोग्राम्स भी वहां पे आपके आने चाहिए, अपीयर होने चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है आपका, the body of a function subprogram, that is those statements that follow the function statement up to and including the last end statement। जो आपका सब प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो कि आपके फंक्शन के नेम के जस्ट बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है और एंड से पहले वाली जो भी स्टेटमेंट होती है, may contain any executable और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल भी आ सकती हैं और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी आती हैं। जैसे इससे पहले आप रिटर्न यूज करते हो, रिटर्न क्या होती है, नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है। एंड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर आनी ही आनी चाहिए। बट शुड नॉट डिफाइन अनदर सब प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर दूसरा सब प्रोग्राम आपने डिफाइन नहीं करना है। अलग अलग से आप सब प्रोग्राम्स को डिफाइन करोगे। अगर आपने किसी दूसरे सब प्रोग्राम को यूज करना है तो उसकी जो भी रिलेटेड आपका उसकी जो बॉडी है उस फंक्शन सब प्रोग्राम की, उसे भी आप उसी मेन प्रोग्राम में अलग से डिफाइन करोगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा सब प्रोग्राम आपके, एक सब प्रोग्राम के अंदर दूसरा सब प्रोग्राम नहीं आना चाहिए, आपको सेपरेटली उसको बनाना पड़ेगा और सेपरेटली उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट फंक्शन तो आप फंक्शन में सबसे पहले ऊपर डिफाइन करके आते हो, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं किसी सब प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूटेबल भी हो सकती हैं और नॉन एग्जीक्यूटेबल भी हो सकती हैं, ठीक। और एक एटलीस्ट एक रिटर्न स्टेटमेंट तो उसमें आनी ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कि एक तो आए ही, एक से ज्यादा आपकी अपीयर हो सकती है, जो कि आपने सिंटेक्स में देखा था, ठीक। और दूसरा सब प्रोग्राम आपके उस प्रोग्राम के साथ नहीं आना चाहिए।
Within the body of function subprogram, the name of function must appear at least once. आप जिस नेम के साथ फंक्शन सब प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं वो आपका एक बार अपीयर होना चाहिए। एक से ज्यादा बार अपीयर होता है तो आप उसमें ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो, तो एटलीस्ट एक बार तो आपके फंक्शन का नेम अपीयर होना चाहिए, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हो ना, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो एज अ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो जैसे हमने फैक्ट लिखा तो फैक्ट हमने नेम चूज किया और फिर आपने कुछ स्टेटमेंट्स आपकी डिफाइन करी और उसके बाद आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो फैक्ट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके फंक्शन का नाम एटलीस्ट एक बार अपीयर होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उस फंक्शन सब प्रोग्राम में आपके कोई भी वैल्यू वहां पे उसकी कैलकुलेट नहीं होकर आएगी। ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जो वेरिएबल नेम आप चूज करते हो उसी वेरिएबल नेम में ही आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। एक बार जब यूज करोगे तो उसकी वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होती है और जो रिटर्न वैल्यू होती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू फिर आपकी रिटर्न हो जाती है किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, तो आपके वेरिएबल का नाम वेरिएबल नेम की फॉर्म में फंक्शन का नाम एटलीस्ट एक बार अपीयर होना ही होना चाहिए फंक्शन सब प्रोग्राम के अंदर। Type of a function should always be defined in a type statement in a segment that refers to the function। अगर आपको टाइप डिफाइन करनी है फंक्शन की तो जो आपने जहाँ पे सिंटेक्स में लिखा ना टाइप, वहां पे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा उसको, अगर आप खुद से बताना चाहते हो कि इसकी टाइप क्या है। अदरवाइज फर्स्ट जो लेटर होता है आपके नेम का, वो फर्स्ट लेटर फिर डिफाइन करेगा कि वो रियल टाइप का है या फिर इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि फर्स्ट लेटर से सिर्फ रियल और इंटीजर में ही डिस्टिंग्विश होता है। लॉजिकल है या फिर कैरेक्टर है वो आपको स्पेशली डिफाइन करना पड़ेगा वो टाइप उसका। ठीक भाई, तो ये आपके क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको कि आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप फंक्शन सब प्रोग्राम बनाते हैं या यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक, अब इसके बाद में आपका इसमें एक एग्जांपल बनाकर आपको दिखाया हुआ है, तो जो हमने बातें कही उन्हीं से रिलेटेड है ये। टू यूज अ फंक्शन सब प्रोग्राम द प्रोग्रामर सिंपली हैज टू राइट इट्स नेम, मतलब कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं उसका जनरल फॉर्मेट बताया हुआ है। जैसे एग्जांपल में अभी हमने देखा था कि इस तरह से अपीयर होता है, उसी तरह से ये एक आपका एग्जांपल है कि भाई किस तरह से अपीयर होता है। ठीक है, तो किस तरह से हम यूज करते हैं, उसका नाम हम लेते हैं, नेम जो हमने नेम चूज किया है वो नेम लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कोमास। तो मेन प्रोग्राम में ब्रैकेट के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो वो क्या होते हैं, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मैं बार बार ये बात आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि जितने हमने वेरिएबल्स पढ़े थे उनका फर्स्ट लेटर डिफरेंट था, बाकी सारी चीजें यूं लग रहा था कि सारे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। तो डमी और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जो डिफरेंस है, आई होप वो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपका आता है फंक्शन, जहां कहीं भी उसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड always be kept in mind while calling a function subprogram in the main program या फिर किसी दूसरे सब प्रोग्राम में। तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट correspond in number, order and type with the dummy arguments they replace। बिल्कुल उसी तरह की बात है जो आपने स्टेटमेंट फंक्शन में पढ़ी थी। जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आप लिखते हो मेन प्रोग्राम में वो नंबर में, ऑर्डर में और टाइप में बिल्कुल कैसे होने चाहिए, जैसे आपने डमी आर्ग्यूमेंट्स को लिखा है अपने सब प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे ए बी था या फिर एक्स वाई है, तो एक्स वाई कहाँ आना चाहिए, एक्स अगर ए की जगह आना है तो आप उसे पहले लिखोगे और अगर बी की जगह आना है तो उसे बाद में लिखोगे। तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, टाइप भी सेम होनी चाहिए और नंबर में भी सेम होने चाहिए आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी आप ले सकते हो वहां पे, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स भी ले सकते हो और एक्सप्रेशंस भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी आ सकता है आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे।
ठीक है। आप इनमें से कांस्टेंट का एग्जांपल भी हमने देखा, आपका वेरिएबल नेम की फॉर्म में भी हमने देखा, जैसे एक्स वाई अपीयर हो रहा था वो वेरिएबल नेम है। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स या फिर एक्सप्रेशंस, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का आपने एग्जांपल नहीं देखा, जैसे कोई एरे नेम आपका एज अ वेरिएबल हो तो वो क्या कहलाएगा, फिर आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहलाएगा। एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, आप एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। when the name of a function subprogram is encountered, जहां कहीं भी फंक्शन सब प्रोग्राम का नेम आपका अपीयर होगा, कहाँ पे, सोर्स प्रोग्राम में या मेन प्रोग्राम में, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सब प्रोग्राम, वहां से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सब प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद जो डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं those are replaced by actual arguments in the body of function subprogram and the execution of subprogram carried out। ठीक है, डमी आर्ग्यूमेंट्स किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, और जो आपकी बॉडी है सब प्रोग्राम की उसके अंदर फिर वन बाय वन जो भी स्टेप्स आपने लिखे हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपके परफॉर्म होंगे। और आखिर में जो आप फंक्शन नेम के साथ स्टेटमेंट लिखते हो कि दिस इज इक्वल टू समथिंग, तो उसके अंदर वो पुट होंगे, वैल्यू कैलकुलेट होगी, और कैलकुलेट होने के बाद आपकी जो रिटर्न स्टेटमेंट आपने लिखी है वहां से वापस कहाँ चला जाएगा, काउंटर जहां से शिफ्ट हुआ था। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम में जहां आपने फंक्शन का नाम लिखा है वही उस फंक्शन के नेम में जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू उसके अंदर वो स्टोर कर देगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे काउंटर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की चीजें हैं, तो बार बार ये चीजें आपकी आई हैं। इसके बाद में ये आपका डायग्रामेटिकली उसी चीज को समझा रखा है कि आपका जनरल फॉर्म में आप कैसे यूज करते हो सब प्रोग्राम को। जैसे ये कोई आपका मेन प्रोग्राम है और मेन प्रोग्राम के अंदर यहाँ आपने सब प्रोग्राम यूज करना है। ठीक है, SUBPRG नेम है आपके सब प्रोग्राम का। ठीक, ABC इस तरह से अपीयर होगा ये आपके मेन प्रोग्राम के अंदर। और इसके नीचे हमने सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, आपका फंक्शन सब प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ उसका नाम लिखा है, XYZ आपके डमी वेरिएबल्स हैं, और ABC क्या है, आपके एक्चुअल वेरिएबल्स है या आर्ग्यूमेंट्स है। यहाँ आपका जो फंक्शन सब प्रोग्राम है इसमें आपने सब प्रोग्राम लिखा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ये रिटर्न स्टेटमेंट आपने लिखी है, और ये क्या है, आपका एंड है। ABC आपकी इनपुट्स हैं जो XYZ को क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे वेरिएबल्स भी वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये PQR आपके लिखे हैं कि भाई मेन XYZ के अलावा कोई दूसरे भी हो सकते हैं जो कि आपने यूज किए हो वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपके कुछ दूसरे पैरामीटर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हमने लिखा है, A X का सिनोनिम है, ये B Y का, और C Z का। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप ये यूज करोगे, मान लीजिए ये स्टेटमेंट्स आपकी रीड होके आ रही थी, काउंटर यहाँ पहुंचा, तो इसके बाद सीधा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा सब प्रोग्राम के अंदर, फिर ये इसकी स्टेटमेंट्स परफॉर्म होंगी, ये वैल्यू निकलेगी, जहां रिटर्न स्टेटमेंट है वहां से वापस फिर काउंटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और उसके बाद फिर इसकी जो भी स्टेटमेंट्स है वो आपकी परफॉर्म होंगी, और फिर आपका फंक्शन या जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो ये आपका डायग्रामेटिकली भी समझा रखा है और इस तरह से भी समझा रखा है। ठीक है भाई, इसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, अभी हमारा टाइम हो गया है पूरा, तो इसका एक एग्जाम्पल है और कुछ एडवांटेजेस हैं, ये हम फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जो हमने किया आज की क्लास में ये आपको क्लियर हो गया। जो हमने अभी किया ये वो क्लियर हो गया भाई? चलो ठीक है फिर भाई, अभी अगर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम के लिए एक दिन मैं आप लोगों से अलग से पूछ लूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो चैप्टर हमने किया है थोड़ा लेंथी चैप्टर था और थोड़ा टाइम भी कम मिलता है हमें करने के लिए, तो फिलहाल के लिए आप लोग लीव कर सकते हैं। कल की क्लास में हम इसका एक टॉपिक रह गया है वो कंप्लीट कर देंगे, एग्जाम्पल और एडवांटेजेस हैं कि हम क्यों यूज करते हैं इसे।